हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर हमें जो टॉपिक्स हैं उनमें फर्स्ट टॉपिक आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ वाले पार्ट को भी टच करता है। सो इट्स अ गोल्ड मशरूम कॉम्बो। तो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है गोल्ड और मशरूम का, जिससे कि जो ड्रग डिलीवरी है इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी वो इजी हो जाती है, फास्टर हो जाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इट कैन एक्ट एज अ बिग ब्रेक थ्रू इन द मेडिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखना है डेथ पेनल्टी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है डेथ पेनल्टी उन लोगों के लिए जिन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर अटैक किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने डिस्कस किया था डेथ पेनल्टी को। तो डेथ पेनल्टी जैसे ही आपको कोर्ट ऑफ सेशंस दे देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल हो गया है। उसके बाद फाइनलाइजेशन हाई कोर्ट करता है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का चांस होता है। उसके बाद भी प्रेसिडेंट का आपके पास एक कॉन्डोनेशन अप्लाई करने का आप कह लो चांस होता है, क्यूरेटिव पिटिशन। तो आपके पास एक लंबा चैनल है। तो 10 साल से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है किसी की डेथ पेनल्टी को एक्चुअल में एग्जीक्यूट होने में या फाइनल डिसीजन होने में। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ना है वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन साइंस एंड टेक का रिलेटेड टू स्पेस। तो नासा ने रिसेंटली नई पिक्चर्स कैप्चर की हैं जिससे कि सन के ऊपर डार्क पैचेस आ रहे हैं, जो कि एक स्माइल जैसे आप लगाइए इस तरीके से स्माइल की तरह का चेहरा जो है वो दिखा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि सन के ऊपर आपको एक चेहरा दिख रहा है, वो भी स्माइलिंग फेस दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आप लगाइए कि ये पॉपुलर भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। एंड नासा ने भी इस चीज़ को साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश की है। तो इस एनालिसिस को हमने देखना है कि आखिर ये है क्या और ये क्यों हुआ, क्योंकि अगेन स्पेस से भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता रहता है। जैसे कि आपको याद होगा, ऑन मुआ मुआ करके एक एस्ट्रॉयड था जो कि इस तरीके की शेप में था इंस्टेड ऑफ गोल, ठीक है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एंड वो क्वेश्चन आया भी था। तो इस तरीके से चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट भी हो जाती है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ना है डिटेल में। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स फॉर टुडे। एंड उसके बाद हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज का, फिर होगा हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का, और लास्ट में हम एक टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे। सो विदाउट फर्दर रिड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका है पॉलिटी से, या आप कह लो GS2 के पार्ट से, पॉलिटी से, ठीक है, और या फिर उस साल के करंट अफेयर से। तो तीनों ही जगह ये कवर होता है। सो विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, when a prisoner makes out sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of right। तो बेसिकली पेरोल, फरलो, इस तरह के कई टर्म्स यूज होते हैं लॉ में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेरोल अगर आपका सफिशिएंट केस हो तो इट्स अ मैटर ऑफ राइट। एंड उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजन्स रिलीज ऑन पेरोल रूल्स। यानी कि जो प्रिजनर्स हैं वो स्टेट सब्जेक्ट हैं और उनके रिलीज और पेरोल के रूल्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही बनाती है। तो ये आ जाता है सेकंड। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि हर स्टेट के अंदर जैसे आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, इस तरीके से डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स भी होता है जो सारी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कंट्रोल में रखता है, राइट। सो विच स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 और नीदर 1 and 2। तो आप इसे अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में और लास्ट में वीडियो के अंत में हम इसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं गोल्ड मशरूम कॉम्बो पे। तो अगेन गोल्ड मशरूम कॉम्बो जो है ये बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में बना है। इसके अंदर एक फंगस कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट के अंदर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स हैं। तो नैनो गोल्ड पार्टिकल्स को आप ऐसे लिखते हो CORAU, जो कि गोल्ड का केमिकल नेम है, NPS, नैनो गोल्ड पार्टिकल्स। तो इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है लैब ग्रोन, क्योंकि लैब में बना है ये, कॉर्डिसिप्स मिलिटारिस। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिससे कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर जो ड्रग्स की डिलीवरी है वो फास्टर हो जाती है, 100% एक्यूरेसी के साथ हो जाती है, प्लस आपकी हाई वैल्यू हो जाती है। और आप इमीडिएट रिलीफ जो है किसी भी बॉडी पार्ट को, किसी भी बॉडी के सेल्स को अगर देना चाहते हो तो वो इसके थ्रू दे सकते हो। इसको पेटेंट भी कर दिया गया है और इसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूशंस का भी काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कंट्रीब्यूशन रहा है इस डिस्कवरी के अंदर। एंड ये जर्मनी के अंदर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो हुई है।
तो जब हम बेटर पेनिट्रेशन का मतलब बोलते हैं तो बेटर पेनिट्रेशन मतलब कि सेल्स जो हैं उसके अंदर आपकी बेटर पेनिट्रेशन हो पाएंगी, क्योंकि जो ड्रग्स के पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और आपको हर सेल के अंदर रिलीफ जो है वो पहुंचाना होता है। तो जो आपका ये आप देख सकते हो जो मशरूम है, इसका जो नाम है ये सुपर मशरूम है, पर साइंटिफिक नेम इसका जैसे मैंने आपको बताया कॉर्डिसिप मिलिटारिस है। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इसको जब हम बायोसिंथेसिस करके दवाइयों के अंदर डालेंगे तो इसको हम ऑइंटमेंट्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, कैप्सूल्स के अंदर या किसी भी और अदर फॉर्म के अंदर भी प्रोवाइड करवा पाएंगे, और इससे और ज़्यादा बेटर हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे ब्रेक थ्रूज हमें अचीव हो सकते हैं। और अगर हम वैसे भी देखें तो आयुर्वेदा के अंदर भी जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं इसका काफ़ी वर्णन है। इसीलिए सिल्वर और गोल्ड की जो भस्म होती है उसको आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में जो है मिलाया जाता है, और सर्दियों में जब हम च्यवनप्राश खाते हैं तो उसके अंदर भी गोल्ड और सिल्वर की भस्म को यूज़ किया जाता है। राइट, तो एक किस्म से आप लगा लीजिए वो उतने नैनो पार्टिकल्स तो नहीं है जितने हम लैब में क्रिएट कर सकते हैं, बट दीज आर ऑल्सो क्वाइट काइंड ऑफ नैनो पार्टिकल जिसके थ्रू आप गोल्ड को या गोल्ड के एलिमेंट्स को, चांदी को या चांदी के एलिमेंट्स को आप ह्यूमन बॉडी के अंदर ओरल कंजम्पशन के थ्रू डाल रहे हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि अदरवाइज आप गोल्ड को या सिल्वर को चबा तो सकते ही नहीं हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू इन द मेडिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड टाइम डिसमिस कर दी है पिटीशन जो कि डेथ रॉ कन्विक्ट जो था मोहम्मद आरिफ, उसने डाली थी कि उसको मौत की सज़ा ना दी जाए। इस पर्सन ने रेड फोर्ट अटैक केस के रेड फोर्ट के ऊपर अटैक किया था और 2000 में, जिसके अंदर इसको मौत की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी। और इस बार जो सेकेंड टाइम है ये 3 जजेस बेंच के पास सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा था, जिसके अंदर चीफ जस्टिस यू ललित भी थे जिन्होंने इस मैटर को सुना था। इन्होंने ये कहा कि ये एक डायरेक्ट अटैक था इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के लिए, और यहाँ पे कोई भी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस नहीं है कि हम इसे किसी चीज़ का रिलीफ दें। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई ऐसी वुमेन है जिसको, जो प्रेग्नेंट है, तो अगर आप उसे डेथ पेनल्टी दे देते हो तो शी विल डेफिनेटली, उसका बच्चा भी जो है वो मर जाएगा। तो वहाँ पे आप एक नई लाइफ को, एक नए क्रिएशन को सज़ा क्यों दे रहे हो? तो उन सर्कमस्टांसेस को हम बोलते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर तुम्हारा कोई भी कंडक्ट जो है वो नहीं आता है। जो अक्यूज था वो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर 2000 में दिसंबर के अंदर घुस गया था। 3 सोल्जर्स को उसने मार दिया था, सिक्योरिटी पर्सनस के ऊपर उसने गोलियां चला दी थी। ठीक है, उसके बाद 2005 के अंदर उसको सेशन कोर्ट से जो है ट्रायल के अंदर गिल्टी मान लिया गया था और उसको डेथ सेंटेंस भी दे दिया गया था। उसके बाद उसने हाई कोर्ट के अंदर अपील किया था, हाई कोर्ट ने भी उसको सक्सेसफुल कहा था कि ये बिल्कुल सही सज़ा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपील में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दिया था। तो ऑलरेडी इतनी बार उसका डिसमिसल हो चुका है और फिर वो यहाँ पे आ रहा है विदाउट एनी मेरिट्स, उसके पास कुछ भी मेरिट्स नहीं है। उसके बाद उसने जब रिट पिटीशन डाला था तो उसने ये कहा था कि जज के चेंबर के अंदर नहीं, ओपन कोर्ट के अंदर जो है वो हियरिंग होनी चाहिए। मेरी ओपन कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन की हियरिंग नहीं हुई थी, इसीलिए मैं दोबारा से आया हूँ। तो उसकी जो दोबारा से पिटीशन है वो भी डिसमिस हो गई थी। उसके बाद अशरफ ने जब रिव्यू पिटीशन डाला था तो उस टाइम भी ये कहा गया था कि कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट इसके पास नहीं है जो कि ऑन रिकॉर्ड ऐसा मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस को प्रूव करे या कोई ऐसा एविडेंस हो जो इसकी नॉन इन्वॉल्वमेंट को शो करे। एविडेंस ऑन रिकॉर्ड साफ दिखा रहे हैं कि इसने 22 दिसंबर को ये अंदर घुसा, इसने सिक्योरिटी पर्सन्स को गोली मारी एंड वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे किसी भी तरह से आप कह लो जो रिलीफ है डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट करने का या डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने का, वो इस एक्यूज़ को नहीं देना चाहिए। इट विल बी सेट अ वेरी बैड एग्जाम्पल एंड रादर बाकी जो टेररिस्ट हैं उनके भी कहीं ना कहीं इससे तो हौसले बुलंद हो जाएंगे कि एक तो जस्टिस आप देखिए कि 2000 का अटैक और 2022 मतलब 22 ईयर्स के बाद आपका जो है एक डेथ पेनल्टी कन्फर्मेशन हो रही है। और चलो अगर ऑफेंस की डेट से ना भी लगाओ, 2005 से भी लगाओ, तब भी लगभग 17 साल लग गए कि उस बंदे को मौत की सज़ा नहीं हुई। एंड जो विक्टिम्स थे फैमिली मेम्बर्स के, उनका सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा कि 17 साल से उनके बच्चों को मारने वाला आराम से जो है जी रहा है।
तो इसीलिए इस चीज़ को अपहेल्ड किया गया और अब इस पर्सन को जो है जल्दी डेथ पेनल्टी मिल सकती है। हालांकि अगेन जैसे मैंने आपको कहा, एक और चैनल अभी बचा हुआ है, अगर इसके एडवोकेट्स जो हैं वो किसी तरीके से घुमा फिरा के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं कुछ ग्राउंड्स लेकर के, एंड प्रेसिडेंट इस पर दोबारा सुनवाई करें, तो समथिंग मे बी डन। बट मुझे नहीं लगता कि एक तो प्रेसिडेंट के पास पहुंचना इस स्टेज पे फिजिबल होगा, और अगर पहुंच भी जाएगा तो इट विल बी डिसमिस्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए इमेज जो मैंने आपको कहा था स्माइलिंग सन, तो हमने स्माइलिंग बुद्धा देखा है, ये हो गया आपका स्माइलिंग सन। सो दीज आर द डार्क स्पॉट्स जो सन के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं। ये देखिए ये आईज हो गई और ये हो गया माउथ। ठीक है जी, तो ये डार्क स्पॉट्स क्रिएट हो रहे हैं और ये सन एक स्माइल कर रहा है, ऐसी पिक्चर हमें नज़र आ रही है। और इसी की पिक्चर जो है नासा ने क्लिक की है अपने हाई पावर्ड टेलीस्कोप से, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। और ये साइंस एंड टेक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बना सकता है रिलेटेड टू स्पेस। तो ये जो 3 पैचेस हैं इनका नाम जो दिया गया है वो दिया गया है कोरोनल होल्स। कोरोनल होल्स, इनको आप अल्ट्रावायलेट लाइट्स के थ्रू जो है देख सकते हो, लेकिन अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो नेकेड आई से ये विजिबल नहीं होंगे। सो नेकेड आई से अगर आप सोचो कि मैं बाहर जाके देखूं सन को, तो ऐसा आपको नहीं नज़र आएगा। वैसे भी इतना ब्राइट होता है कि आपकी आंखें जो हैं वो एकदम से फ्लैशी हो जाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज आर रिक्वायर्ड टू सी दिस। कोरोनल होल्स क्या होते हैं? ये वो रीजन्स होते हैं सन के सरफेस के जहाँ पे फास्ट सोलर विंड जो है वो निकलती है स्पेस की तरफ। जैसे हमने साइंस फाई मूवीज़ में देखा हुआ है, तो उस तरीके से जब सोलर विंड गशेज आउट इनटू द स्पेस, तो वो एरियाज जो होते हैं वहाँ पे कोरोनल होल्स बनते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वो बाहर को निकलती है और हाई पावर्ड स्टॉर्म्स या सोलर विंड्स जो हैं या फिर जो आपके जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, तो फिर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ? एक सोलर स्टॉर्म यानी कि सन के ऊपर आने वाला स्टॉर्म जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी हो और वो कई मिनट्स या आवर्स रह सकती है, और डार्क रीजन्स जो है सन के ऊपर वो क्रिएट हो जाए। तो जो डार्कर रीजन होगा वो अकॉर्डिंगली कूलर होगा एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज। तो अगर ये आइज या स्माइल वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से गश आउट हुई है आपकी सोलर विंड्स, राइट। तो और ये जो कोरोनल होल्स हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो दे हैव लोअर टेम्परेचर एंड अपीयर डार्कर देन द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो अगेन क्योंकि ये डार्कर है, तो क्योंकि यहाँ से सोलर मटेरियल सारा बाहर गया है तो ये डार्कर भी हो गया, वो तो तभी हमें दिख रहा है। ठीक है, और लोअर टेम्परेचर भी हो गया। लोअर टेम्परेचर का मतलब ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री एंड ऑल, लोअर मतलब सराउंडिंग से लोअर। ठीक है, क्योंकि नेचुरली यहाँ पे तो पता नहीं कितने हज़ार डिग्रीज का टेम्परेचर होगा, तो सराउंडिंग से लोअर यहाँ पे आपको टेम्परेचर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो ये कुछ मंथ से वीक्स तक कितना भी हो सकता है। तो अगर छोटा सा स्टॉर्म है, जैसे कि आइज वाला छोटा लग रहा है, तो ये में भी कुछ हफ्ते ही रहे। ठीक है, ये स्माइल वाला बड़ा लग रहा है तो ये में भी कुछ महीने रहे। तो इट कैन रेंज फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स। और ये कोई यूनिक फिनोमिना नहीं है, और सन के अंदर हम ये रैपिडली चीज़ें जो है ऑब्जर्व करते हैं। पहले हमें पता नहीं चलता था क्योंकि हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू इसको स्टडी नहीं कर रहे थे, सिंपल टेलीस्कोप्स या नेकेड आई से देख रहे हैं तब आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अल्ट्रा वायलेट के अंदर ये आपको दिखता है। और 11 सालों से लगातार आपको कहीं ना कहीं इस तरह के कोरोनल होल्स जो हैं हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है हमें। खगोलीय घटनाएं, स्पेस एनवायरनमेंट, अर्थ का क्रिएशन, सन की वर्किंग, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के अंदर फ़ायदा देती है। तो बेसिकली स्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो आपको स्पेस को ही स्टडी करने में फ़ायदा देती है। प्लस आपके प्लैनेट्स का क्रिएशन, बिग बैंग थ्योरी, इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों की क्रिएशन और वर्किंग के ऊपर जो है फ़ायदा देती है, क्योंकि अल्टीमेटली स्पेस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन। हम कहते हैं यूनिवर्स एवर एक्सपैंडिंग है, पर वो एक्सपैंड कहाँ हो रहा है, कहाँ तक हो सकता है, कोई अपर लिमिट है भी है कि नहीं, कि इसके आगे स्पेस खत्म हो जाएगा, कोई बाउंड्री वॉल है भी है कि नहीं। सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आर अनआंसर्ड। एंड सिमिलरली अब तो हमें हैबिटेबल प्लैनेट्स और एक्सो प्लैनेट्स भी इतने सारे मिल गए हैं, तो इज़ देयर अ लाइफ बियॉन्ड आर प्लैनेट? अगेन हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर हमारा जो सन है वो भी कोई बहुत बड़ा सन नहीं है, इट्स अ मीडियोकर सन। ठीक है, हमारे प्लैनेट का साइज़ भी मीडियोकर ही है। तो गोल्डी लॉक जोन्स के अंदर हम देखते हैं कि अब बहुत सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स, बड़े बड़े जो हैं सन्स अवेलेबल हैं।
तो क्या वहाँ पे लाइफ है, अगर है तो वहाँ पे इंटेलिजेंट लाइफ है कि नहीं है, कौन सी तरह की लाइफ है, क्या एलियन स्पीशीज़ हैं। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चन जो कि आपके नासा के साइंटिस्ट जो हैं एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो उन्हीं चीज़ों में ये हमें फ़ायदा देगा। तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो कि था विद रिस्पेक्ट टू पैरोल। तो इसके अंदर अगर हम पैरोल की बात करें तो पैरोल एक प्रिविलेज होती है प्रिजनर के लिए, यानी कि जिसको जेल हुआ हुआ है, ताकि वो दोबारा से अपनी फैमिली को विजिट कर सके और सोसाइटी का पार्ट दोबारा से बन सके। तो इसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं होती कि आपको पैरोल पे छोड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो इट्स द विल ऑफ द कोर्ट कि अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इस पर्सन को छोड़ा जाना चाहिए तो ठीक है, अगर उसे लगता है कि नहीं ये पर्सन वहाँ जाके एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर सकता है, थ्रेट कर सकता है और लोगों को, या फिर कोई और गलत काम कर सकता है या सोसाइटी के लिए ओवरऑल एक थ्रेट बन सकता है, तो उसको पैरोल डिनाई भी किया जा सकता है। सो इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ मैटर ऑफ राइट गलत हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड आ जाते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स पावर्स। तो अगर हम स्टेट की पावर की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो होता है प्रिजन एक्ट 1894 का, और फिर उसके बाद है हमारे पास प्रिजन एक्ट 1900 का, और उसके बाद फिर स्टेट्स जो हैं वो अपने खुद के जो रूल्स हैं वो बनाते हैं। जैसे कि अगर राजस्थान है तो राजस्थान बनाएगा अपना रिलीज ऑन पेरोल रूल्स, हरियाणा है तो हरियाणा बनाएगा, पंजाब है पंजाब बनाएगा। तो स्टेट के अंदर ये अल्टीमेटली आता है कि प्रिजन रिलीज रूल्स जो हैं वो कौन बनाएगा और क्या उसके पावर्स एंड फंक्शंस होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर हो गया आपका बी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ये सारे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह से डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स होता है जो प्रिजन्स का मामला देखता है। तो अब बात कर लेते हैं मेंस के क्वेश्चन की। तो मेंस का क्वेश्चन जो है आपका विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल वायलेंस है। सो ये 2014 में आपसे पूछा भी गया था। तो वी आर विटनेसिंग इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन इन द कंट्री। तो वुमेन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो लीगल प्रोविजंस क्या हैं अगेंस्ट दैट, और फिर भी ये जो इंस्टांसेस हैं वो राइज पे क्यों हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। एंड उसके बाद मेजर आपको वे फॉरवर्ड पे लिखना है, यानी कि what are the innovative methods that can be used to tackle this menace of sexual violence against women। इसके ऊपर आपको एक अच्छा सा आंसर लिखना है। ईजियर क्वेश्चन है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को डेली अटेम्प्ट करते हो तो आपकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद आप सोचो अब मैं मेंस की तैयारी कर लूँ, फटाफट आंसर लिख के देख लूँ, तो वो बात नहीं आती है। एंड फिर एग्जाम हॉल के अंदर हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई इसको शुरू से ही आप अगर करते रहोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो इसका आंसर आप लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। तो एथेनॉल फ्यूल क्या होता है? बेसिकली इथाइल अल्कोहल होता है जो कि एक केमिकल है, और ये वही अल्कोहल है जिसको आप, जो लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं एज लिकर, उसके अंदर यूज़ करते हो। तो सेम एथाइल अल्कोहल को हम फ्यूल की तरह जब यूज़ करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली एथेनॉल। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मोटर फ्यूल के अंदर एज अ बायोफ्यूल, ठीक है, जिसको आप गैसोलीन के अंदर ऐड करते हो, मतलब पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हो। तो आप कह लो कि जैसे दूध वाला दूध के अंदर पानी मिला के क्वांटिटी बढ़ाता है, इसी तरह हम पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिला के उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, कॉस्टिंग को कम करते हैं। एथेनॉल जो है ये कॉर्न और शुगर के का जो, यानी कि गन्ने का जो वेस्ट होता है उससे बनता है, और ये एक किस्म की रीन्यूएबल एनर्जी है क्योंकि ये आपके एग्रीकल्चर के वेस्ट प्रोडक्ट से बन रहा है। इसके अलावा भी पोटैटो, कसावा, हेम्प, कॉर्न और शुगर केन तो है ही है, इन चीज़ों से भी हम जो है बना सकते हैं। इंडिया के अंदर मेजरली शुगर केन के वेस्ट से हम एथेनॉल को बनाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी साबित हुआ है। अगेन बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि ये एक डिबेटेबल इशू है कि क्या बायो एथेनॉल को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एक्चुअल में कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बट एज ऑफ नाउ सारे जो साइंटिफिक डेटाज हैं वो इसी की तरफ इशारा करते हैं कि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, और इसीलिए हम इंडिया के अंदर भी 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज़ करते हैं, ताकि हमारे एक तो CO2 लेवल जो है, एयर पोल्यूशन लेवल्स, वो कट हो जाएं, साथ ही साथ हमारी कॉस्टिंग भी सस्ती पड़ जाए, क्योंकि एथेनॉल इज़ वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो 105 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल जो है वो एनुअली हमें चाहिए होता है अगर हमें पूरा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को जो है चलाना है। लेकिन आप ये देखिए 105 करोड़ लीटर्स का, इसका मतलब आप पेट्रोल जो है, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लस बहुत महंगा है, जिसके लिए हमें फॉरेन कंट्रीज़, हमें अपना डॉलर्स जो है फॉरेन रिजर्व खाली करना पड़ता है, वो आपका बच जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स है उसने कहा है ईबीपी जो प्रोग्राम है वो केमिकल इंडस्ट्री को हर्ट ज़रूर कर सकता है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री वाले सोचेंगे कि यहाँ पे तो एक रेगुलर डिमांड है, तो हम अपने जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एथेनॉल जो है हम यहाँ पे बेचें इंस्टेड ऑफ डूइंग आवर ओन बिजनेस। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। अगर हम इंडिया के ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 2010-11 में ओवरऑल प्रोडक्शन 220 करोड़ लीटर्स की थी, और 13 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है ऑलरेडी इन इफेक्ट है, यानी कि आपके स्टेट के अंदर जो पेट्रोल पंप है वो आपको ऑलरेडी पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिला करके बेच रहा है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हो कि कैसे बेसिकली आप जो है एथेनॉल को बना रहे हो। तो जो शुगर केन है यानी कि गन्ने की क्रॉप है, इसको फर्मेंटेशन यानी कि सड़ा दिया जाता है, जैसे कि आप अल्कोहल के लिए सड़ाते हो। उसके बाद जो प्यूरिफिकेशन होता है उससे एथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। फिर इस एथेनॉल को आप ब्लेंड कर देते हो पेट्रोल के साथ, और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हो पेट्रोल स्टेशन पे, और नॉर्मल जैसे आपका पेट्रोल स्टेशन वर्क करता है उसी तरीके से ये काम जो है प्रोग्राम करता रहता है। तो 2003 में हमने इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, और उसके बाद लास्ट 4-5 सालों से तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली कर रहे हैं, जब से बहुत ज़्यादा आप कह लो रेट्स बढ़ गए हैं ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एंड इसीलिए हमने देखा था कि शुगर इंडस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसमें, और शुगर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी प्रॉफिट परसेंटेज भी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि उनका वेस्ट तो कुछ रह ही नहीं रहा। जो भी वेस्ट है वो सारा एथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर जो है वो चला जाता है, और परसेंटेज कितना है हमारा 5% है। हालांकि इंडिया जो है वो कहता है कि E20 हम जब अचीव करेंगे तो हम उस टाइम पे 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को करना चाहते हैं। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग को अगर आपने 20% को करना है तो उसके लिए क्या आपको एक तो एथेनॉल की क्वालिटी उस तरह की चाहिए, और दूसरा पेट्रोल के अंदर उसकी कंपैटिबिलिटी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं 2025 से 30 के बीच में इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। एज ऑफ नाउ अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो 8.5% पे हमारी जो कैपिंग है वो की हुई है, तो 5% से ज़्यादा आप 8.5% तक जा सकते हो और एथेनॉल ब्लेंडिंग को कर सकते हो अपने पेट्रोल पंप्स पे। अगेन अगर हम बात करते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री की, तो कंसर्न मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताते हैं, फ़ायदे और नुकसानों का जो है जायज़ा लिया जाता है। और मेनली जो मेन फ़ायदा यही है वो यही बताया जाता है कि इससे कार्बन एमिशंस कम होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो पेट्रोल के कंबशन से रिलीज़ होते हैं वो एथेनॉल के कंबशन से रिलीज़ नहीं होते, तो उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादा 20% तक की एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करना चाहते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा हमें फ़ायदा देगा। इसके अलावा जो हमारे ऑयल बिल इंपोर्ट्स हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। अगर हम E20 प्रोग्राम यानी कि 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को ले जाते हैं तो आप लगाइए कि ऑलमोस्ट हमें $4 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए हर साल जो तेल इंपोर्ट कराने का खर्चा था वो आपका बच जाता है। इसके अलावा एथेनॉल जो है वो आप फार्मर से प्रोक्योर करते हो तो फार्मर्स का फ़ायदा होता है। शुगर केन के फार्मर्स का ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के अंदर कोई वेस्टेज ही नहीं होती, वो सारा का सारा यहाँ पे बिक जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ वेस्ट बच जाए तो वो आपका फॉडर बन जाता है, तो बेसिकली आप वो एज अ चारा गाय वगैरह को डाल सकते हो। तो शुगर इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी स्कीम है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7
ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।